अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताएगा कि आवाज़ ठीक आ रही है? हम शुरू कर रहे हैं बिल्कुल। ओके, थैंक यू। एक मिनट देगा। ओके दिन। तो हमने ग्राफ्स काफ़ी हद तक देख लिए हैं और ये सिचुएशंस बहुत सारी डिफरेंट तरह की हमने कंसीडर कर ली हैं। बेसिकली जो मकसद है ये सारी कहानी का वो यही है कि आपको आप डायग्राम्स के साथ कंफर्टेबल हो जाएं और होपफुली आप हो रहे हैं विद टाइम। डिमांड सप्लाई के चेंजेस इंडिविजुअली भी देखे हमने, उनके इफ़ेक्ट्स भी देखे और फिर उनको साइमल्टेनियसली साथ भी चेंज किया। और उससे पहले हमने एक कंक्लूजन भी बनाया जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि इफ़ यू आर सीइंग द राइज इन द प्राइस ऑफ एनी गुड, तो यू मस्ट नो कि आइदर उसकी डिमांड बढ़ रही है या उसकी सप्लाई कम हो रही है। डिमांड बढ़ने के पीछे कोई भी रीज़न हो सकता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड जो कि हमने पढ़े थे उनमें से बेशुमार रीज़न में से कोई भी रीज़न हो सकता है। उन्होंने बहुत अच्छा ऐड बना लिया है, लोगों की इनकम बढ़ गई है, उन वो जो है उनका जो सब्सिट्यूट है वो महंगा हो गया है तो लोग यही खाना शुरू हो गए। ये सो ऑन। सप्लाई कम होने की रीजन भी हम पढ़ चुके हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई है, टैक्सेस वगैरह भी हमने पढ़े नहीं है सही से लेकिन वो भी अप्लाई करते हैं, अवेलेबिलिटी कम हो गई है। तो मतलब जो भी रीजन होंगे उससे डिमांड बढ़ेगी या सप्लाई कम होगी और जिस वजह से प्राइस बढ़ रही होगी। सिमिलरली हमने बोला कि अगर कोई चीज़ सस्ती हो रही है तो या तो उसकी डिमांड कम हो रही होगी या उसकी सप्लाई बढ़ रही होगी। और इन दोनों के पीछे भी स्पेसिफिक रीजन हैं जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं शुरू से। हमने एक कंक्लूजन एक और बनाया कि भाई प्राइस मैकेनिज्म विल रन स्मूथली। स्मूथली मतलब बगैर टेंशन के प्राइस मैकेनिज्म विल रन, इक्विलिब्रियम विल ऑलवेज बी अचीव्ड। इसका मतलब क्या है? मार्केट विल बी इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि इक्विलिब्रियम चाहते हैं हम लोग, हम डिसइक्विलिब्रियम नहीं चाहते। डिसइक्विलिब्रियम आपको याद होगा कि हमने डिफाइन किया था शुरू में जब हम डिमांड सप्लाई को एक ग्राफ हमने बनाया। तो बिलो दिस पॉइंट, बिलो द इक्विलिब्रियम पॉइंट सब कुछ डिसइक्विलिब्रियम है। इस पॉइंट के नीचे भी डिसइक्विलिब्रियम है जहाँ एक्सेस डिमांड है, यहाँ पे डिमांड ज़्यादा थी सप्लाई से। इस पॉइंट के ऊपर भी डिसइक्विलिब्रियम है जहाँ पे सप्लाई ज़्यादा है डिमांड से। ठीक है ना? इस केस में सप्लाई ज़्यादा है डिमांड से। अब अगर इससे ऊपर प्राइस सेट करेंगे डिसइक्विलिब्रियम, इससे नीचे प्राइस सेट करेंगे तब भी डिसइक्विलिब्रियम, डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से। तो हम कह रहे हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट विल बी रीच्ड बाय द मार्केट इटसेल्फ, बाय द प्राइस मैकेनिज्म इटसेल्फ। गवर्नमेंट को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। द प्राइस मैकेनिज्म विल रन स्मूथली, मतलब कि द मार्केट विल बी इन इक्विलिब्रियम अनलेस द गवर्नमेंट इंटरवीन्स। जब तक गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करेगी तब तक ये सब चलता रहेगा। गवर्नमेंट इंटरवेंशन मैंने आपको बताया हमारा पूरा चैप्टर है, लेकिन उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। उससे पहले हमें और चीज़ें पढ़नी है। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बार बार बताता हूँ कि यू नो यू हैव टू नो कि यार व्हेन वी यूजुअली आंसर इन इकोनॉमिक्स वी टेंड टू स्टार्ट विद द वर्ड डिपेंड्स। डिपेंड्स क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं, हम सारी पॉसिबिलिटीज़ को अकाउंट फॉर करते हैं। पॉसिबिलिटीज़ क्या होती हैं कि यार अगर प्राइस बढ़ रही है और क्वांटिटी कम हो रही है तो रेवेन्यू के साथ क्या होगा? तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ी हो, क्वांटिटी थोड़ी सी गिरी हो।
क्या एक और पॉसिबिलिटी है, प्राइस थोड़ी सी बड़ी हो और क्वांटिटी बहुत ज़्यादा गिर गई हो। इस वक्त रेवेन्यू ऑब्वियसली बढ़ेगा, इस वक्त रेवेन्यू कम होगा। ठीक है, क्योंकि आपने इंटेंसिटीज देखनी है, आपने सारी पॉसिबिलिटीज़ को अकाउंट फॉर करना है। और इसी एनालिसिस को हमने कॉपी किया जहाँ पे जब हमने कहा कि साइमल्टेनियसली डिमांड और सप्लाई चेंज हो रही है। डिमांड सप्लाई साइमल्टेनियसली जब भी चेंज होगी तो प्राइस या क्वांटिटी में से किसी एक चीज़ पे इफेक्ट जो है वो अनसर्टेन होगा। वो अनसर्टेनिटी क्यों है? क्योंकि देयर आर डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़। 2-3 पॉसिबिलिटीज़ हमने डिस्कस की, और वो पॉसिबिलिटीज़ क्या थी कि यार डिमांड सप्लाई का जो शिफ्ट है वो इक्वल हो, इक्वली इंटेंस हो, या डिमांड का शिफ्ट या सप्लाई का शिफ्ट ज़्यादा इंटेंस हो, या डिमांड का शिफ्ट ज़्यादा इंटेंस हो। तो हमने बेसिकली एक स्टेटमेंट में इस पूरी कहानी को बंद किया था कि द फाइनल इफेक्ट ऑन प्राइस वुड डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द शिफ्ट इन डिमांड सप्लाई। ठीक है, कभी कभार यहाँ प्राइस की जगह यू वुड बी राइटिंग क्वांटिटी, जैसा कि इस केस में जो कि मैंने आपको काम करने को दिया था यहाँ पर। क्योंकि डिमांड बढ़ने से भी प्राइस बढ़ती है, सप्लाई कम होने से भी प्राइस बढ़ती है। मगर डिमांड बढ़ने से क्वांटिटी बढ़ रही होगी, सप्लाई कम होने से क्वांटिटी कम हो रही होगी, तो इवेंचुअली क्वांटिटी पे क्या इफेक्ट आएगा? दैट वुड बी अनसर्टेन। दैट वुड बी कि द फाइनल इफेक्ट ऑन क्वांटिटी वुड डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ शिफ्ट इन डिमांड सप्लाई। ठीक है, ये सारी बातें क्लियर हैं। ये केस 7 केस 8 की डायग्राम्स बन गई थी। किसी में कोई कन्फ्यूजन है पूछ लो। अभी तक मैंने जो बातें की हैं सब बिल्कुल समझ में आ रही हैं या हवा में जा रही हैं? कैसा चल रहा है अभी तक इकोनॉमिक्स? थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? गंदे लग रहे हैं ग्राफ्स, या बना के थोड़ा सा कम लगा है कि कर सकते हैं इस चीज़ को? क्या सीन है अभी तक? चैट में बताएं प्लीज़। क्या आवाज़ का मसला चल रहा है? ओके, हमने क्या सीन है, समझ में आ रहा है अभी तक इकोनॉमिक्स थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से? गुड है अब्दुल अजीज, ठीक है। अरीन, यार अटेंडेंस का एक इशू रहा है इस पर्टिकुलर क्लास में, और उसका रीज़न जो मुझे लगता है वो ये है कि हमारी कुछ क्लासेस ख़राब हुई हैं बिकॉज ऑफ द इंटरनेट, कुछ और ख़राब हुई है बिकॉज ऑफ मी मैंने लेट ज्वाइन स्टार्ट किया या जो भी क्लासेस शिफ्ट किए हैं। उसका मसला तो हम होपफुली इंशाल्लाह विद टाइम हल करेंगे। ये अगर क्लासेस स्टार्ट हो गई सही से फिजिकली, जो कि बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह हो जाएंगी, तो फिर वो मसले हल हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी तक का ये सीन है कि यार मैं यही चाह रहा था कि आप लोगों को ग्राफ से इंट्रोड्यूस करवा दूँ। जब से ज़्यादा किसी से पूछेंगे ना आप, जिसको इकोनॉमिक्स बड़ी लगती है ना, ज़्यादातर जो बोलेगा मुश्किल है, वो ये बोलेगा ग्राफ बहुत मुश्किल है। और कोई रीज़न नहीं होगा उसके पास। ओ और एस तक, A2 में आके थोड़ी सी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। A2 में ग्राफ भी मुश्किल है, A2 में कंटेंट भी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एस लेवल तक सिर्फ ग्राफ में मसला होता है लोगों को, वरना ऐसा कुछ खास मसला होता नहीं है। तो मैं ना वो सारे ग्राफ भी बनवाता हूँ और उसमें भी डिटेल में जाता हूँ, जो कि नॉर्मली आपसे पूछे भी नहीं जाते, लेकिन क्योंकि कैम्ब्रिज के सिलेबस में फॉलो करते हैं तो वो पूछ सकते हैं, तो बिल्कुल पूछेंगे। तो सिलेबस में तो है वो सारी चीज़ें। तो ये तो मैं ग्राफ्स नॉर्मली थोड़े ज़्यादा बनवा देता हूँ ताकि आपको हर तरह का सिचुएशन समझ में आ जाए। कभी कभी कन्फ्यूजन होती है, जैसे जब भी कन्फ्यूजन हो, वो तो हमने अब तक आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं खुद ही पूछ लेता हूँ आपसे, यार बता दें कोई मसला है, मतलब और मैं क्या कर सकता हूँ? आप बता दिया करें, ना भी पूछे तो भी बता दिया करें अगर मसला है, रोक दिया करें। क्योंकि मैं बड़ा ही स्टेप बाय स्टेप चलना चाहता हूँ। हमने डिमांड को बड़े सुकून से पढ़ा, हमने सप्लाई को सुकून से पढ़ा, वी टॉक्ड अबाउट इक्विलिब्रियम, देन वी टॉक्ड अबाउट चेंजेस इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, और इसमें सारा मकसद ये था कि मैं ग्राफ पे फोकस किया हुआ था। हाउ डू वी राइट आंसर्स, मैंने बात ही नहीं की इस बारे में, बिकॉज अभी मैं चाहता कि ये जो स्टेप है वो मैं आपको लेके जाऊँ फिजिकल क्लासेस के वक्त। फिजिकल क्लास स्टार्ट होंगी, ज़्यादातर मैं राइटिंग पे फोकस करूँगा बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैं ये चाहता कि थोड़ा सा आपको बेसिकली बेसिक्स समझ में आ जाए, कि थोड़ा फ्लेवर मिल जाएगा व्हाट वी आर अबाउट टू स्टडी। ठीक हो गया?
और आपने मेन टॉपिक को बिल्कुल छेड़ दिया है, और मेन टॉपिक आपको अगर समझ में आना शुरू हो गया विद द शिफ्ट्स एंड डिमांड सप्लाई। अब इसकी जो थ्योरी है वो भी मैं, क्योंकि मतलब डिस्कस तो करता रहता हूँ, लिखना किस तरीके से उस पर हम काम करेंगे वो तो हम उसके लिए हम वेट करते हैं मंडे तक, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमने करना है वो भी मैं बोलता हूँ कि एक काम करते हैं यहाँ पे। जी, जो मैंने ये डायग्राम्स दी थी आप लोगों को, जो लास्ट के 2 केसेस थे, जी चलिए ये बताएं, ये बन गए केस 7 केस 8, इनमें कोई मसला तो पूछ लें। मैंने कहा था ना इनमें भी 3 केसेस बनेंगे, और तीनों में क्वांटिटीज पे जो फर्क है वो डिफरेंट आ रहा होगा जब आप इंटेंसिटीज को चेंज कर रहे होंगे। ये 6 के 6 ग्राफ बन गए, ABC 7 का और ABC 8 का। अगर बन गए तो बता दें, कोई कंफ्यूजन है किसी भी ग्राफ में तो पूछ लें। ठीक है, बाकी लोग, अनुषा तुम्हारे अटेंडेंस का बड़ा मसला है। हसनैन क्या सीन है? अहमद तुमने लेट ज्वाइन किया पता है मुझे, लेकिन तब भी। अशर तुमने कहा था तुम क्लास लोगे नहीं, तुम ले रहे हो। चलो ये भी ठीक है। मुझे बताओ कि समझ में आ रही चीज़ें? हमजा तुमने पहले दिन ही पढ़ी इकोनॉमिक्स, नहीं बने, ठीक है। कौन से वाले नहीं बने, 7 या 8? मैं दिखा देता हूँ, मैं आपको ना 7 और 8 के ना एक एक ग्राफ बना के दिखा देता हूँ, बाकी आपने खुद बनाने हैं। ये 7 में हम कह रहे हैं डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई कम होगी। डिमांड हम बढ़ा रहे हैं, सप्लाई हम कम कर रहे हैं बेसिकली। सही है ना? ये जो क्रॉस बन रहा है ना, ये तो तुम लोगों को बिल्कुल याद हो जाना चाहिए। ये बेसिक डायग्राम तो आपके लिए अब ABC होनी चाहिए कि ये तो बनानी ही बनानी है। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद हम जो वो कह रहे हैं डिमांड को बढ़ा दें। डिमांड बढ़ेगी तो राइट पे जाएगी, कोई भी चीज़ बढ़ती है तो राइट पे जाती है। अच्छा, कितना बढ़ाना है ये मैटर करता है, मतलब मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाऊँ या मैं बोलूँ कि मैं डिमांड को बहुत ज़्यादा बढ़ा दूँ। ठीक है, ये जो है ना इंटेंसिटीज़ है कि मैं T1 यहाँ तक लेके जाऊँ या सिर्फ यहाँ तक लेके जाऊँ, कहाँ तक लेके जाऊँ। ठीक है, तो मैं अगर चाह रहा हूँ कि यार मैं डिमांड की इंटेंसिटी ज़्यादा रखूँ, डिमांड की इंटेंसिटी ज़्यादा रखूँ, तो मैंने डिमांड को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। सप्लाई को भी मैं जितना चाहूँ उतना बढ़ा सकता हूँ। मैं चाहूँ तो बिल्कुल थोड़ा सा बढ़ाऊँ, या सप्लाई को बढ़ा के मैं दूर कहीं यहाँ ले जाऊँ। ठीक है। अच्छा, ये जो मैं ये अपनी मर्ज़ी से नहीं बढ़ा रहा हूँ, मतलब अभी तो ऑब्वियसली अपनी मर्ज़ी से बढ़ा रहा हूँ, लेकिन रियलिटी में क्या हो रहा होगा इसको मैं ज़रा डिस्कस करूँगा। आज का काम यही है हमारा कि जो हम कह रहे हैं इंटेंसिटीज डिफरेंट हो सकती हैं, इंटेंसिटीज डिफरेंट क्यों होती हैं, उसके पीछे की इकोनॉमिक रीजनिंग क्या है वो हम देखते हैं। अभी तो हम ग्राफिकली पढ़ रहे हैं ना, बेसिकली ग्राफ में ये हो गया तो ये हो जाएगा, ग्राफ में ज़्यादा शिफ्ट आया तो ऐसा होगा, कम शिफ्ट आया तो ऐसा होगा। इसके पीछे जो इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग है वो हमने आज डेवलप करनी है इंशाल्लाह। अच्छा, उस अभी तो ग्राफ तक लिमिटेड रहते हैं, तो मैं ये बोल रहा था कि ग्राफ में सप्लाई कितनी बढ़ेगी वो हमें नहीं पता। तो अगर मैं सप्लाई को सिर्फ थोड़ा सा बढ़ाऊँ, S1, ठीक है, तो सर सप्लाई कम करनी है हमने यार, थैंक यू। सप्लाई कम करनी है हमने ना, डिमांड बढ़ाई, सप्लाई कम करनी है। अब सप्लाई को मैं जितना चाहूँ कम कर सकता हूँ, S1 यहाँ ले जाऊँ या मैं S1 यहाँ रखूँ। तो इस वक्त मैं चाह रहा हूँ कि डिमांड की इंटेंसिटी मैंने ज़्यादा रखी है, सप्लाई की इंटेंसिटी में कम रख देता हूँ। तो अब मेरा जो न्यू डिमांड सप्लाई कर रहा है वो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। दिस इज अ न्यू प्राइस, प्राइस वॉज बाउंड टू राइज, ठीक है ना, प्राइस वॉज बाउंड टू राइज। वाई? बिकॉज अच्छा, ये डब्बा आपको याद हो जाना चाहिए। कौन सा डब्बा? ये अगर अभी तक नहीं बनाया तो इसको बना लो कहीं पे। ये डब्बा जो बनाया ना, डिमांड बढ़ रही है तो प्राइस बढ़ती है, हमें पता है, याद भी होना चाहिए। ये तो बिल्कुल बगैर देखे ही बता देना चाहिए आपको, ये वाला सीन होना चाहिए। सप्लाई कम होकर भी प्राइस बढ़ती है,
तो प्राइस तो पता है दोनों इफेक्ट बढ़ाते हैं, तो प्राइस तो बढ़नी ही थी इसलिए बढ़ गई। क्वांटिटी का मसला है, डिमांड बढ़ने से क्वांटिटी बढ़ती है, सप्लाई कम होने से क्वांटिटी कम होती है। इवेंचुअली क्वांटिटी बढ़ेगी या कम होगी वो डिपेंड कि डिमांड की फोर्स ज़्यादा है या सप्लाई की फोर्स ज़्यादा है। हमने इस वक्त डिमांड की फोर्स ज़्यादा रखी है तो क्वांटिटी बढ़नी चाहिए, तो हम क्वांटिटी को देखेंगे कि जब नया इक्विलिब्रियम आया उस वक्त आप देखें क्वांटिटी जो है वो बढ़ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि डिमांड की फोर्स ज़्यादा है। तो बेसिकली ये हुआ, ये आपका केस 7 का एक हिस्सा है। बाकी दो हिस्सों में आप ये करेंगे डिमांड को कम से शिफ्ट करें, ठीक है ना। अगर मैं अभी थोड़ा सा और किचपिच करके सिर्फ बना दूँ, मिटा दूंगा, डिमांड को मैं थोड़ा सा बढ़ाता, D2 करता और सप्लाई को बहुत ज़्यादा कम कर देता, यहाँ से पीछे करके S2 कर देता, तो वो यहाँ पे इंटरसेक्ट करते। इस वक्त आप देखें क्वांटिटी कम हो रही है, प्राइस तो बढ़नी थी। फॉलो कर रहे हैं? मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि और ज़्यादा कंफ्यूज ना हो आप, लेकिन होपफुली समझ में आ रही है बात। इंटेंसिटीज़ पे डिपेंड कर रहा है। ठीक हो गया जी? हमसे आपने पूछा था, समझ में आ गया। बाकी जो भी लोग जो लोग 2 क्लासेस में नहीं भी आए, कुछ समझ में आ रहा है, वो कह के वजह कोई कन्फ्यूजन है पूछ लें। ओके, क्या सीन है? ठीक है, हम लोग कुछ समझ में आया? अनुषा, कहा जी? ओके, ठीक है देन। सही है। यहाँ पे हमने इंटेंसिटी ज़्यादा डिमांड की रखी थी, सप्लाई की थोड़ी सी रखी थी, तो इवेंचुअली क्वांटिटी, अच्छा ये मैंने एरो गलत बना दिया, क्वांटिटी बढ़ी है, Q0 से Q1 हुई है, ठीक है, इवेंचुअली क्वांटिटी बढ़ गई, ठीक है। अच्छा, मूविंग ऑन। अब बेसिकली हम चाहते थे थोड़ी थ्योरी देख लें कि हो क्या रहा है। मतलब कि जैसे कि हमारा केस 5 था कि बोले डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई भी बढ़ रही है, इससे हमने यहाँ पे भी बनाया डिमांड बढ़ रही है सप्लाई बढ़ रही है। इंटेंसिटीज़ जो है ना वो मैटर किस पे करेंगी? मतलब कि अगर मैं इसी स्टेटमेंट को आगे बढ़ाऊँ तो मैं बेसिकली क्या कहना चाह रहा हूँ कि द इंटेंसिटी ऑफ द शिफ्ट in each graph would depend on their respective factors। मतलब कि जो इंटेंसिटी है वो तो ऑब्वियसली डिपेंड ऑन द रिस्पेक्टिव फैक्टर्स। फैक्टर्स जो हैं वो किस तरीके से चेंज हुए हैं, बात समझ में आ रही है? द इंटेंसिटी ऑफ शिफ्ट इन ई ग्राफ वुड डिपेंड ऑन देयर रिस्पेक्टिव फैक्टर्स। मतलब कि अगर हम बोल रहे हैं कि डिमांड बढ़ी है, डिमांड बढ़ने के बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन हम बोले डिमांड इसलिए बढ़ी है क्योंकि आपने एक आपका सब्सिट्यूट जो है वो सस्ता हो गया ज़रा, ठीक है। अच्छा, सब्सिट्यूट भी देखना पड़ेगा कि सब्सिट्यूट कितना क्लोज सब्सिट्यूट है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम बोले यार कि अगर प्राइस ऑफ एयर टिकट की बात कर लेते हैं, महंगा हो गया, तो अच्छा ये हमें याद होगा कि ए एंड बी आर सब्सिट्यूट्स, प्राइस ऑफ ए बढ़ने से डिमांड ऑफ बी के साथ क्या होता है, जल्दी से बताना। इफ ए एंड बी आर सब्सिट्यूट्स, प्राइस ऑफ ए बढ़ने से व्हाट डज हैपन टू द डिमांड ऑफ बी? व्हाट हैपेंस टू द डिमांड ऑफ बी व्हेन प्राइस ऑफ ए राइजेस इफ ए एंड बी आर सब्सिट्यूट्स? क्या लिखूं यहाँ पे? राइज या फॉल? इंक्रीज, बिल्कुल ठीक है। बट
पेट्रोल एंड गैस सब्सिट्यूट बिल्कुल ठीक है, डिक्रीज नहीं होगा यार, हरीम सही कह रही है, इंक्रीज होगा। कहा कम नहीं होगा, हमदा कम नहीं होगा। यार क्या कर रहे हो यार तुम लोग, बिल्कुल भी तुमने रिवाइज नहीं किया चैप्टर्स, कुछ नहीं पढ़ रहे हो घर पे। यार देखो, पेप्सी महंगी हो रही है, लोग कोक ज़्यादा पियेंगे ना, कोक कोला की डिमांड बढ़ जाएगी। मैंने बताया डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है सब्सिट्यूट्स में, बहुत पहले हमने डिस्कस की थी बातें सारी। कहाँ जाएं? जी, यहाँ पे गई। इफ ए एंड बी आर सब्सिट्यूट्स, प्राइस ऑफ ए बढ़ने से डिमांड ऑफ बी बढ़ेगी। ठीक आते ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसको नहीं भूलना, जो भी चीज़ें हम पढ़ते जा रहे हैं उसको ऑब्वियसली नहीं भूलना। और आगे हमने कॉम्प्लीमेंट्स की बात की थी। कॉम्प्लीमेंट्स हमने डिसाइड किया था कि जब ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्स, उस वक्त प्राइस ऑफ ए बढ़ने से डिमांड ऑफ बी कम होगी, और इसकी रीजनिंग भी लिखी थी, समझ में आया था मैं। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं, अब हम बेसिकली ये कह रहे हैं कि भाई अगर एयर टिकट जो है वो महंगा हो रहा है, तो महंगा हो रहा है तो जो डिमांड है ट्रेन की वो बढ़ेगी। ये जो स्टेटमेंट है समझ में आई है ना? ट्रेन की डिमांड बढ़ेगी, लेकिन आपको पता है यार कि जो ट्रेन और एयरप्लेन है वो सब्सिट्यूट तो हैं, ऑब्वियसली हैं, लेकिन कोई इतने क्लोज सब्सिट्यूट नहीं है। मतलब बहुत ही कम लोग होंगे यार जो नॉर्मली बाय एयर ट्रैवल करते हैं, और टिकट ज़रा सा महंगा हो गया तो बोले यार चलो हम ट्रेन से जाएंगे इस बार। जो लोग बाय एयर ट्रैवल करते हैं बाय एयर ही जाएंगे, उनको मतलब ज़रूरत है कि उनको जल्दी पहुँचना है, जब भी वो बाय एयर जा रहे हैं, या दे कैन अफोर्ड, दे हैव द अफोर्डेबिलिटी। नॉर्मली जो लोग ट्रैवल करते हैं बाय एयर वो बाय एयर ही जाएंगे। कुछ लोग हैं जो सोचेंगे यार कि एक बार ही जाना है अगर, तो टिकट बहुत महंगा हो रहा है तो चलो ट्रेन से चल लेते हैं। मतलब डिमांड ऑफ ट्रेन विल राइज, मगर कोई बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। तो हमने बोला डिमांड थोड़ी सी बढ़ी है सिर्फ, इसलिए हमने इंटेंसिटी जो है केस 5B में थोड़ी सी दिखाई। तो उसके पीछे रीजनिंग ये हो सकती थी, मतलब अगर ये केस होता तो आप आर्ग्यू कर सकते थे कि, आप आर्ग्यू ये करते भाई कि एयरप्लेन्स एंड ट्रेन्स आर नॉट वेरी क्लोज सब्सिट्यूट, बहुत क्लोज सब्सिट्यूट नहीं है ये। क्लोज सब्सिट्यूट होते तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता, इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती। ये बस सब्सिट्यूट हैं और क्लोज नहीं है, इसलिए थोड़ा सा इफेक्ट आ रहा है बस, इसलिए डिमांड थोड़ी सी बढ़ेगी। ठीक है, सप्लाई हमने ज़्यादा बढ़ाई। सप्लाई ज़्यादा बढ़ाने का रीज़न आप कुछ भी कर लें, क्या आप बोलें यार कि भाई ये जो थी क्या नाम है, डिमांड सप्लाई अगर ट्रेन ट्रेवल की थी तो सप्लाई इसलिए बहुत ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि जो आपका फ्यूल है वो बहुत सस्ता हो गया। अब आपका जो फ्यूल है वो आपकी मेन कॉस्ट है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब भी कम होती है, जब मैं बोला कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब भी कम होती है सप्लाई बढ़ती है। अब अगर फ्यूल कॉस्ट कम हो रही है तो फ्यूल कॉस्ट इज अ मेन कॉस्ट, तो लोग ज़्यादा सप्लाई करना चाहेंगे ट्रेन को, उनको बोलेगा प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ी, डिमांड जो है वो सिर्फ थोड़ी सी बढ़ी, इसलिए इवेंचुअली ये हो गया। तो मतलब केस 5B का एक मैंने केस बनाया जो कि पॉसिबल केस हो सकता है। अगर हम बोले कि ये ट्रेन की डिमांड सप्लाई है, तो इसकी रीजनिंग हमने ये बोल दी यार कि एक ये हो रहा है कि एयर टिकट महंगा हो रहा है, दूसरा ये हो रहा है कि भाई फ्यूल जो है वो सस्ता हो रहा है, फ्यूल प्राइस जो है दैट इज फॉलिंग। ठीक है, तो ये केस हो सकता है। अगर ऐसा कोई केस होता तो आप ये वाले डायग्राम बनाते रीजनिंग के साथ कि यार जो एयरप्लेन्स हैं और ट्रेन हैं वो इतने क्लोज सब्सिट्यूट नहीं है, इसलिए डिमांड थोड़ी सी बढ़ेगी सिर्फ,
और क्योंकि फ्यूल जो है वो मेन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, तो फ्यूल प्राइस कम होने की वजह से सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, इसलिए ऐसी डायग्राम बनेगी। ये इसके पीछे की इकोनॉमिक रीजनिंग हो सकती है, वन पॉसिबल केस। ये केस समझ में आया तो उसके लिए कि भेजो, कोई कंफ्यूजन है पूछ लो। जी बाकी लोग, तहा, हसनैन, ठीक है, अनुषा, नबीला जी, हरीम, ओके। बात समझ में आ रही है? हम बोलने के किसी में शिफ्ट ज़्यादा क्यों आएगा, कम क्यों आएगा, तो डेट विल डिपेंड ऑन द फैक्टर्स, यही हमने लिखा। और एक एग्जांपल की यार, फैक्टर्स अगर इस तरीके से चेंज हो रहे हैं तो डिमांड सप्लाई पे क्या फ़र्क आएगा, ठीक है। तो सिमिलरली जो नीचे वाला केस है हमारा, जहाँ हमने डिमांड को बहुत ज़्यादा बढ़ाया था और सप्लाई थोड़ी सी बढ़ाई थी, ये भी अगर मैं ट्रेन की डिमांड सप्लाई की ही बात करूँ, इस वक्त मैं केस डिफरेंट कर देता हूँ। केस में ये कर देता हूँ कि इस वक्त ना जो प्राइस है, अगर हम बोलें कि जो बस टिकट्स हैं, जैसे अगर आपको पता हो कि अगर आपने रीजनली या डोमेस्टिकली ट्रैवल करना है तो ट्रेन और बस के टिकट जो है कुछ हद तक सिमिलर होते हैं। ऑब्वियसली एयर फेयर बहुत ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली, तो ये दोनों काफ़ी क्लोज सब्सिट्यूट हैं। और डेवू से आपने जाने, डेवू की बसेस मशहूर हैं, उन्होंने पूरी अपनी नेटवर्क बिछाया हुआ है। आपने पाकिस्तान कराची से कहीं भी जाना है पाकिस्तान के शहर में, तो आप या तो डेवू से ट्रैवल करेंगे या आप ट्रेन से ट्रैवल करेंगे। जो लोग डोमेस्टिकली ट्रैवल करते हैं उनको थोड़ा अंदाज़ा होगा, ठीक है। वो आप बाई एयर भी कर सकते हैं, बाई एयर नॉर्मली हर शहर में जा नहीं सकते आप, क्योंकि कुछ ही जगहों पे एयरपोर्ट्स हैं। लेकिन ये होता है कि वो आप जल्दी पहुंच जाते हैं, और अगर आपने उसी शहर जाना है जैसे लाहौर जाना है तो ऑब्वियसली आप बाई एयर जा सकते हैं, और लेकिन प्राइस थोड़ी ज़्यादा होगी। तो लाहौर जाने के 3 ऑप्शन है हमारे पास, हम डेवू से जाएँ, हम ट्रेन से जाएँ, या बाई एयर जाएँ। तो ये हम कह रहे हैं कि जो एयर ट्रेवल है, एयरप्लेन जो है, हमने लिखा एयरप्लेन एंड ट्रेन आर नॉट वेरी क्लोज सब्सिट्यूट्स, ठीक है। बहुत ही कम लोगों के लिए दे आर सब्सिट्यूट्स। बाकी लोग, जो लोग बाई एयर ट्रैवल करते हैं, उनके लिए वो वैसे ही ट्रैवल करते रहेंगे, उनको उतना फ़र्क नहीं पड़ता कि यार ज़रा सा महंगा हो गया तो हम ट्रेन से जाएंगे, नहीं वो नहीं जाएंगे। कुछ ही लोग होंगे जो कि जिनको कम ट्रैवल करना होता है, वो उतना कॉस्ट को कंपेयर कर रहे होते हैं इस केस में। लेकिन जब हम यहाँ की बात करें कि अगर हम कंपेयर कर रहे हैं प्राइस ऑफ बस टिकट्स विद डेवू, तो उस वक्त जो डिमांड ऑफ ट्रेन है वो बहुत ज़्यादा फॉल कर जाएगी, वो बढ़ जाएगी। क्योंकि जब बसेस महंगी होने शुरू होंगी तो लोगों को लगेगा यार हम ऑलमोस्ट उतने ही टाइम में पहुंचते हैं बस से भी ट्रेन से भी। और ये दोनों क्या हैं, तो हम क्या कहेंगे कि इस वक्त हमने कंक्लूड किया भाई ट्रेन एंड बस जो है ना, दे आर क्लोज सब्सिट्यूट्स इस केस में। अच्छा, ये जो हम बात कर रहे हैं दिस विल बी ट्रू फॉर एनी टू क्लोज सब्सिट्यूट्स। अगर दो क्लोज सब्सिट्यूट्स हैं, सबसे ज़्यादा क्लोज क्या, पेप्सी कोका कोला, ठीक है। तो हमें पता है अगर ज़रा सी भी प्राइस पेप्सी की बढ़ी तो डिमांड जो है कोका कोला की वो बहुत ज़्यादा शूट कर जाएगी, क्योंकि वो बहुत ही क्लोज सब्सिट्यूट है, ठीक है। तो उसमें इंटेंसिटी ऑफ शिफ्ट बहुत ज़्यादा होगा। यहाँ पे भी हम सिमिलर बात करें कि बस और ट्रेन जो है वो बहुत ज़्यादा क्लोज सब्सिट्यूट है। तो अगर बस का टिकट महंगा हो रहा है तो डिमांड फॉर ट्रेन विल राइज रैपिडली, बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ठीक हो गया। सप्लाई बढ़ने का नॉर्मली रीज़न होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होना। तो अगर हम बोलें सप्लाई इसलिए बढ़ी है क्योंकि जो हमारी प्राइस जो है उस लंच की जो कि ऑफ़र होता है ट्रेन के ऊपर, वो कम हो गई है, वो सस्ता हो गया। अब द लंच इन इटसेल्फ, टोटल जो कॉस्ट है लंच की आ रही है आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में तो आएगी, जो आप लोगों को लंच देते हैं ट्रेन पे, लेकिन वो सस्ता होने की वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑब्वियसली विल फॉल, सही है ना, जिस वजह से सप्लाई विल ऑब्वियसली राइज। लेकिन ये लंच जो है इज
a small proportion of total cost. Of total cost. तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए. हाँ, यूजिंग आवर एनालिसिस वी विल से कि सप्लाई विल राइज, बट थोड़ी सी. यहाँ पे वी वर सेइंग कि फ्यूल प्राइस इज अ मेजर प्रोपोर्शन ऑफ टोटल कॉस्ट. सबसे ज़्यादा जो प्रोपोर्शन ऑफ टोटल कॉस्ट है वो फ्यूल है ट्रेन के लिए. तो अगर फ्यूल सस्ता हो रहा है तो उनकी प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है. इस वक्त सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, लेकिन यहाँ पे लंच की कॉस्ट इज नेग्लिजिबल कॉस्ट, कोई ज़्यादा फ़ायदा है नहीं उनको. लेकिन अगर वो सस्ती हो रही है तो यूजिंग एनालिसिस फ्यूल से सही है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज फॉलिंग, तो सप्लाई शुड राइज. ठीक है, तो उस वक्त सप्लाई ने थोड़ी सी बढ़ाई, डिमांड ज़्यादा से बढ़ाई. इवेंचुअली वी सॉ द प्राइस इंक्रीज्ड एंड क्वांटिटी आल्सो इंक्रीज्ड. ये सारी कहानी समझ में आई है. ये दो केसेस जो हमने किए हैं समझ में आया. कोई कन्फ्यूजन है पूछ ले, नहीं तो ओके लिख के भेज दो. जी ठीक है. अहमद, नवीरा, अरीम, हसनैन, मूशा. हमजा ठीक है. ओके ठीक है. तो ये इस तरीके की अंडरस्टैंडिंग बेसिकली. तो अगर केस आपको ऐसा कोई दिया होता, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि यार कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फ्यूल की बढ़ रही है, ये कम हो रही है, तो आपको पता है कि सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, बिकॉज फॉर ट्रेन फ्यूल इज द मेजर पोर्शन ऑफ कॉस्ट. ठीक है. अगर हम बात करें किसी रेस्टोरेंट की, तो उनकी ट्रांसपोर्टेशन कोई बहुत ही मिनिमल होती है, तो उनके लिए फ्यूल जो है दैट इज यूज इन ट्रांसपोर्टेशन वो इतनी ज़्यादा प्रोपोर्शन ऑफ टोटल कॉस्ट नहीं होगी, तो उनको फ्यूल की कॉस्ट वुड नॉट अफेक्ट दैट मच. ठीक है. तो आपने बिजनेस वाइज बात करनी है, ये सोच के देखना है कि हो क्या रहा है, किसके बारे में बात कर रहे हैं, और इस तरीके से डिस्कस करना है. तो ये एक एग्जांपल थी, दो एग्जांपल्स थी बेसिकली ऑफ व्हाई डिमांड माइट हैव शिफ्टेड बाय अ लार्जर इंटेंसिटी, हायर इंटेंसिटी, और सप्लाई थोड़ी सी इंटेंसिटी क्यों बढ़ी होगी. या इस केस में इन कंट्रास्ट हमने देखा कि डिमांड थोड़ी सी बढ़ने का रीज़न क्या हो सकता है, सप्लाई ज़्यादा बढ़ने का रीज़न क्या हो सकता है. ठीक है. तो हमने बात की दो चीज़ों की, क्लोज सब्सिट्यूट या नॉट वेरी क्लोज सब्सिट्यूट, और हमने बात की कि प्रोपोर्शन ऑफ टोटल कॉस्ट में इस कॉस्ट का हिस्सा क्या है. अगर प्रोपोर्शन ऑफ टोटल कॉस्ट ज़्यादा है तो ये सप्लाई को ज़्यादा इफेक्ट करेगी. ठीक हो गया. तो हम क्लास को यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं. बाकी होपफुली विल स्टार्ट फ्रॉम मंडे, देखते हैं. और इसके अलावा जो भी इश्यूज़ हैं वो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह मंडे को. कोई होमवर्क नहीं है, कुछ नहीं है, सुकून से रहें. मंडे को आए, ख्याल रखें अपना. ठीक है भाई, अल्लाह हाफ़िज़. अल्लाह